नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी ने ट्वीट किया। जयराम रमेश ने ट्वीट कर तंज कसा है। जयराम रमेश कहते हुए नजर आए कि आज से एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिला। एनएमएमएल को पीएमएमएल बना दिया गया है। आपको बता दें, संचार मंत्री जयराम रमेश ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपको बता दें, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया। नेहरू मेमोरियल को अब पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर नाम को परिवर्तित कर दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। वहीं आपको बता दें, जयराम रमेश इस बात से खासा दुखी नजर आए। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर यहां पर हमला करना शुरू किया। कांग्रेस नेता और पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए ये ट्वीट किया। संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम मोदी। वहीं रमेश ने कहा कि 59 सालों से भी अधिक समय से नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय एक वैश्विक बौद्धिक ऐतिहासिक स्थल और पुस्तकों और अभिलेखों का खजाना घर रहा है। वहीं पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के शिल्पकार के नाम और विरासत को विकृत करने, नीचा दिखाने और नष्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सामने है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एनएमएमएल का नाम बदलकर पीएमएमएल कर दिया गया। रुक करते हैं गोरखपुर से आ रही अगली खबर का। निषाद पार्टी आज शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। गोरखपुर से खबर निकलकर सामने। निषाद पार्टी आज अपनी ताकत दिखाती हुई नजर आएगी। निषाद पार्टी का आज 8वां स्थापना दिवस है। वहीं गोरखपुर में यह पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाती हुई नजर आएगी। महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयोजन देखने को मिलेगा। वहीं बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं। अगर नामों की बात करें तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी नाम शामिल है। वहीं मंत्री दयाशंकर सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ओम प्रकाश राजभर और आशीष पटेल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। दोपहर 1:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता आदित्य नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, जो निषाद पार्टी आज अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाली है, आज 8वां ये शक्ति प्रदर्शन होगा, क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, समझाइए। जी, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आज निषाद पार्टी का 8वां स्थापना दिवस है, जिसमें वो एक शक्ति प्रदर्शन कर रही है, जिसमें करीब 1 लाख कार्यकर्ता उसके इकट्ठे हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसके लिए बीजेपी और निषाद पार्टी का जो गठबंधन है, उसके द्वारा एक संदेश देना चाह रही है कि जो विपक्षी है वो जाने कि कितना ही जोश और जोश के साथ कार्यकर्ता निषाद पार्टी और बीजेपी के साथ बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। जी आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो निषाद पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश में किस तरह से देखी जाती है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, निषाद पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनके उभरी है, जो गठबंधन के बाद बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन के बाद काफी सीटों पर विजय हासिल की है। कुल 16 सीट में से 11 सीट में निषाद पार्टी ने विधायकी चुनाव जीता था, जिसमें से 5 सीट पर वो बीजेपी के सिंबल पर और 6 सीट पर अपने सिंबल पर जीता था। निषाद पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जो बीजेपी के साथ गठबंधन करके काफी कुछ बीजेपी के साथ कर रही है। जी, साथ ही अगर इसे 2024 के लोकसभा चुनाव की नजर से देखें तो निषाद पार्टी बीजेपी के लिए किस तरीके से जरूरी साबित हो सकती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निषाद पार्टी, क्योंकि निषाद बाहुल्य क्षेत्र गोरखपुर आसपास काफी जगहों पर है, जहां निषादों का एक कैटेगरी है, जिसमें निषाद पार्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान 2024 के चुनाव में है। निषाद पार्टी के गठबंधन से बीजेपी को बहुत ही लाभ मिलेगा।
एक ऐसा वर्ग जो बीजेपी से जुड़ जाएगा और बीजेपी की काफी सीटों में वो सहयोग करेगा निकालने में लोकसभा चुनाव के। जी, साथ ही इस कार्यक्रम में जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, जो अतिथि के तौर पर शामिल होंगे, उन नामों के बारे में भी जरा बताइए। विशेष अतिथि के रूप में तो केवल 2 लोग आ रहे हैं। उसके बाद कई मंत्री, ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री, और मैं बता दूंगा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी भी, ओम प्रकाश राजभर जी भी कल ही से आ चुके हैं, तैयारियां देखे, और काफी सांसद और विधायक भी जो बीजेपी के वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। जी, साथ ही आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किन हिस्सों में निषाद पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है, जहां से बीजेपी उनके समर्थन का इस्तेमाल 2024 में आने वाले लोकसभा चुनावों में भी कर सकती है। जी, जैसा कि गोरखपुर क्षेत्र के आसपास तो काफी इनका निषाद पार्टी का रहा है। उसके बाद पश्चिमी यूपी अवध क्षेत्र में भी इनका काफी दबदबा है, और तो और आपको बताना चाहूंगा वहां से भी बहुत से कार्यकर्ता आ रहे हैं। जी, साथ ही आपसे इनकी कार्यशैली के बारे में जानना चाहूंगा। निषाद पार्टी का क्या कुछ एक जो समाज का एक पर्टिकुलर वर्ग है उनके लिए कार्यरत है, या पूरे वर्ग के लिए कार्य करती है ये पार्टी? जरा इस पार्टी की कार्यशैली के बारे में भी बताइए। जी, जैसा कि मैं बताता हूं कि ये पार्टी काफी दिनों पहले बनी थी। बहुत पूर्व में जब बसपा सरकार थी तो जमुना निषाद एक मंत्री हुआ करते थे, उनके समय से ही निषाद पार्टी ही की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन संजय निषाद द्वारा इसकी स्थापना करके निषादों को एकजुट किया गया। इससे मैं कहना चाहूंगा कि निषाद पार्टी सभी वर्ग के साथ मिलकर ही कार्य करती है, न कि कोई एक अपने जाति पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, निषाद पार्टी 16 अगस्त यानी आज ही के दिन बुधवार को अपना 8वां स्थापना दिवस मनाने वाली है। इस दौरान शक्ति प्रदर्शन देखा जाएगा। वहीं कई बड़े नाम इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। गोरखपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वहीं आपको बता दें, ये लोग अटल जी को याद करते हुए नजर आए और उन्होंने पुष्प अर्पित किए। श्रद्धेय अटल जी करोड़ों दिलों पर राज करते थे, और उनकी जो कार्यशैली थी, उनके जो निर्णय थे, उनका जो नेतृत्व था, वो देश ने लंबे समय तक देखा। संसद से लेकर सड़कों तक उनके काम को, और उनसे कई पीढ़ियों ने प्रेरणा ली है। उनकी 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से लेकर एनडीए गठबंधन दल के बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अटल जी के जीवन से हम सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें लगातार उनके जीवन ने प्रेरणा भी दी है, और उनकी जो कार्यशैली थी, जो उनके निर्णय थे, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। हम आशा करते हैं उनके दिखाए राह पर कि विकास और गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट मॉडल जो है, सुशासन और विकास, उस पर हम आगे भी लगातार चलते रहेंगे। आप ये कह सकते हैं आज एनडीए के तमाम एलायंस पार्टी और लीडर हैं, तो पार्टी और स्ट्रेंथन हो रही है, एनडीए और मजबूत हो रही है, उसका एक उदाहरण आज हमें सबको देखने को मिला शक्ति। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए है, मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उसका और सहयोगी दल बड़े भी हैं। भारतीय दलों के साथ हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं, और आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो दुनिया का एक विश्वास भारत में जगा है, जो एक उम्मीद उनको भारत से दिखती है, हम की दुनिया की उम्मीदों पर भी खरा उतरेंगे। और भारत के 140 करोड़ परिवारजन जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन परिवारजनों पे मोदी जी जिस तरह से पहले गरीब कल्याणकारी योजना और विकास के कार्य किए हैं, भविष्य में भी जब तीसरी बार उनको अवसर मिलेगा 2024 में, तो फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए विकास विकास और विकास की लहर पूरे देश भर में करे। वाजपेयी जी की आज उनके बताए कदम पर आज भी बीजेपी चल रही है, आज भी उन्हीं की पॉलिसीज पे काम कर रही है। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के शिखर पुरुष श्रद्धेय अटल जी जो अदम्य साहस का प्रतीक थे
और एक प्रखर चेतना के पुंज थे। निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्र सेवा का अवसर मिला है, उस अवसर के पीछे और भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्वर्गीय अटल जी का अद्वितीय योगदान है, अभूतपूर्व योगदान है, न भुलाया जा सकने वाला योगदान है। उनकी ये चेतना कि हम देश के सामान्य मानवी के जीवन को परिवर्तित करके ही देश को परिवर्तित कर सकते हैं, उसी चेतना पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रवाहित होते हुए आज काम कर रही है। हम सब लोगों ने आज आकर यहाँ अटल जी को अपने प्रिय नेता, जिनके साथ में मेरे जैसे देश के लाखों लाख कार्यकर्ता एक सहज जुड़ाव और संबंध अपनापन का महसूस करते थे, उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। सर, वाजपेयी जी ने हमेशा से करप्शन के इशू को उठाया है, हमेशा से इस पर बात करी है। उसी को ही पीएम मोदी ने कल रेड फोर्ट से भी बोला, लेकिन ऑपोजिशन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कर रहा है। दिखता है कि ये स्थान नहीं है कि जहां मैं किसी राजनीतिक विषय पर टिप्पणी करूं, लेकिन निश्चित ही और बहुत लोग आए, आप देख रहे हैं, श्रद्धांजलि देने। संगीत में श्रद्धांजलि भी अभी दी गई। सभी आए और हमारे एनडीए के साथी भी बड़ी संख्या में आए, क्योंकि उनका वक्तव्य ही बहुत विराट था। कि जो पॉलिसी रही है करप्शन को हटाना है और जिस तरह के जो उनके मार्क्स हैं उन्हीं पर ही बीजेपी आज तक काम कर रही है। कल भी पीएम ने वहीं से करप्शन के बारे में बोला, लेकिन ऑपोजिशन ने क्वेश्चन किया कि इट्स ऑल जस्ट अ शो। देखिए, श्रद्धेय अटल जी का जहां तक सवाल है तो उनकी लोकप्रियता दल से ऊपर उठकर थी। सभी राजनीतिक दलों के नेतागण अटल जी को मानते थे, उनकी बातों को गंभीरता से सुनते थे और उनके प्रशंसक थे, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे। निश्चित रूप से उन्होंने देश को जो राह दिखाई है उस पर हम सभी को आगे बढ़ने का काम भी करना चाहिए। उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से उन्होंने कल? देखिए, ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है, और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी और सत्ता में उनकी वापसी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक हताश ऑपोजिशन बौखलाहट में कुछ भी कह रहा है, लेकिन देश की जनता पूरी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है और 2024 में एनडीए अपनी हैट्रिक बनाने जा रहा है। आपको बता दें, 5वीं पुण्यतिथि पर अटल जी को नमन किया गया। इस मौके पर पक्ष से लेकर विपक्ष कई नेता अटल जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अटल जी को अर्पित किए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। लखनऊ से तस्वीरें आपकी टेलीविजन। दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। आपको बता दें, कई नेता पहले से ही पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। वहीं इसी बीच योगी आदित्यनाथ इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि मोदी जी अपनी पार्टी के पास बहुमत होने के बावजूद सभी को साथ लेकर चलने की उदार कोशिश करते हैं। आने वाले दिनों में उन्हें फिर से पूर्ण बहुमत मिलेगा। वह वाजपेयी जी की तरह ही संपूर्ण विकास करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खड़गे अहंकारी हैं, उनके पास कोई आधार नहीं है। जहां भी भाजपा सरकार में नहीं है वहां भ्रष्टाचार है। 1700 करोड़ रुपए से बने पुल डूब रहे हैं। चारों तरफ हत्या है। ऐसे में वे धार्मिक राजनीति करते हैं।
जबकि मोदी जी की बात करते हैं एक देश के रूप में एक साथ चलने के बारे में। नीतीश जी को यह सोचने की जरूरत है कि वह अलग क्यों हैं। अटल जी ने उन्हें इतना सम्मान और प्यार दिया, उन्हें सोचने की जरूरत है कि आज वह उन लोगों के साथ हैं जिन्हें उन्होंने जंगल राज का हिस्सा बताया था। कहने को तो कोई भी कर सकते हैं, इसीलिए तो उनको घमंडिया हम लोग करते हैं। उनका क्या आधार है, किस आधार पर वो कहते हैं। आज अगर देश में कहा जाए और खास करके वैसे राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है और खास करके बिहार में आज भ्रष्टाचार है, आज वहां एस्टीमेट घोटाला है। देख रहे हैं 1700 करोड़ रुपए का पुल बना है और धंस जा रहा है। पदाधिकारियों बिना घूस के कोई काम नहीं कर रहे हैं, मर्डर पर मर्डर हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में उन लोग एक जात की राजनीति करते हैं और नरेंद्र मोदी जी जात की बात नहीं करते हैं, जमात की बात करते हैं, समूचे देश को एक करके चलने की बात करते हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी जी का उदार विचार का एक चिन्ह है कि सबको लेकर के चलने की बात करते हैं। आज उनको बहुमत है, किसी तरह की जरूरत नहीं है और आगे आने वाला दिन में भी पूर्ण बहुमत उनको मिलेगा। लेकिन वो सब समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, इसलिए सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। और यही मंशा अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरण चिन्हों पर चलने का एक संकल्प इन्होंने लिया है और उसके आधार पर चल रहे हैं। तो ये काबिल तारीफ है। अब अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों अलग हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको तो बहुत प्यार दिया था, मोहब्बत दिया था, सारी बात दी थी। उसके बाद भी अगर वो अलग हैं तो उनको सोचना चाहिए और वैसे लोगों के साथ हैं जिनको उन्होंने कहा था कि जंगल राज चला रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के ये में सजा बंद हैं और ये जमानत पर हैं, वैसे लोगों के साथ रह करके अपने छवि को बर्बाद। रुक करते हैं अगली खबर का। घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, घोसी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज नामांकन दाखिल करेंगे दारा सिंह चौहान। घोसी विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल कर सकते हैं दारा सिंह चौहान। वहीं दारा सिंह चौहान को इस बार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं आज कोपागंज में बापू इंटर कॉलेज में जनसभा आयोजित की जाएगी, जहां पर 11 बजे जनसभा आयोजित होनी है, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। वहीं सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान बुधवार यानी कि आज ही के दिन अपना नामांकन करने वाले हैं। रुक करते हैं दिल्ली से आ रही अगली खबर का, जहां पर पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट कर सीएम को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है, आपके स्वस्थ जीवन व लंबी उम्र की कामना करता हूं। आपको बता दें, आज अरविंद केजरीवाल अपना जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। आपको बता दें, केजरीवाल 55 वर्ष के हो गए हैं। दिसंबर 2022 में हरियाणा के तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। यह सनसनीखेज आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खेल विभाग में ही काम करने वाली जूनियर महिला कोच ने लगाया था। अब उस महिला कोच को सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला एथलेटिक कोच को सस्पेंड कर दिया गया है। खेल विभाग ने महिला कोच पर कार्रवाई की है। वहीं मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह ने निलंबन का आदेश जारी किया है। बता दें कि पिछले साल महिला एथलेटिक ने
मंत्री पर छेड़खानी का आरोप लगाया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होने पर संदीप सिंह से खेल विभाग छीन लिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक आज बुधवार को यमुना नदी का जल स्तर मंगलवार की रात खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया। मंगलवार रात 10 बजे पुराना लोहा पुल पर जल स्तर 205.39 दर्ज किया गया है। रुक करते महाराष्ट्र से आ रही अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कोल्हापुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें तो 3.4 तीव्रता मापी गई है। महाराष्ट्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये भूकंप के झटके कोल्हापुर में महसूस किए गए हैं। वहीं बात अगर रिक्टर स्केल पर तीव्रता की करें तो 3.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई। शिमला के कृष्णानगर में स्लॉटर हाउस ढहने से दबे एक व्यक्ति की धड़ की तलाश। कुछ देर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। देर रात तक चले राहत और बचाव कार्य के दौरान एक व्यक्ति का शव और दूसरे का सिर बरामद कर लिया गया। वहीं धड़ का सुराग नहीं लग पाया है। इसी बीच पहाड़ी से लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए रात में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। इस हादसे में 2 व्यक्ति के दबने की सूचना है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के पास एक बड़ा हादसा हो गया, जहां हादसे में 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। आपको बता दें कि वृंदावन में बांके बिहारी के समीप एक निजी मकान का छज्जा गिरने से हादसा हो गया। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले 5 श्रद्धालु में से 3 कानपुर के रहने वाले थे। तो वहीं घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है और मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने हादसे में घायल श्रद्धालुओं का निःशुल्क और बेहतर इलाज करने की भी घोषणा की है। आगरा में चलती ट्रेन में टीटी और यात्रियों के बीच हंगामा हुआ, जहां यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में घंटों टीटी और यात्रियों के बीच हंगामा जारी रहा। आपको बता दें कि यात्रियों ने टीटी और ट्रेन में चल रहे गार्ड पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। तो वहीं कई बार यात्रियों ने चेन पुलिंग करके एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पर ही खड़े करवाए रखा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर करीब 20 मिनट तक ट्रेन खड़ी रही। तो वहीं हंगामे की सूचना मिलते ही आगरा कैंट स्टेशन पर तैनात आरपीएफ और जीआरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची और टीटी की तहरीर पर 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। संभल में एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां पुलिस ने शुरुआती जांच में कांस्टेबल की पत्नी से विवाद के चलते आत्महत्या की बात बताई है। आपको बता दें कि कांस्टेबल की आत्महत्या की घटना संभल कोतवाली के मोहल्ला दुर्गापुरी की है, जहां जनपद में न्यायालय की सुरक्षा में कांस्टेबल की तैनाती थी। कमरे में फांसी के फंदे पर कांस्टेबल का शव लटका मिला है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं कांस्टेबल के दादा ने बताया कि उनके पोते का उसकी पत्नी से विवाद चल रहा था। पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज मांगने की अधिकारियों से शिकायत भी की थी।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब नेपाल में राम कथा सुनाएंगे, जहां नेपाल के एक बड़े व्यवसायी वरुण चौधरी के आमंत्रण पर शास्त्री नेपाल जा रहे हैं। 19, 20 और 21 अगस्त को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा सुनाएंगे। आपको बता दें, इसकी जानकारी सुनौली सीमा पर आयोजक मंडल के अध्यक्ष वरुण चौधरी ने देते हुए बताया कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नेपाल आ रहे हैं, जिसको लेकर नेपाल में भव्य तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। इसी उद्देश्य की कामना के लिए धीरेन्द्र शास्त्री आमंत्रण पर जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।